So we will start with revision of chapter number 1 rotational dynamics. इसके दो पार्ट्स है, एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल डायनामिक्स. तो पहला पार्ट हम आज कवर करेंगे. वी विल रिवाइज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन टुडे. सिर्फ बेसिक आइडियाज एकदम क्लियर होने चाहिए. फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को आप एस या फिर एक्स से डिनोट करते हो. यू मेजर दिस इन मीटर. और एंगुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज पार्ट ऑफ एंगुलर मोशन, यू डिनोटेड बाय थीटा एंड यू मेजर इट इन रेडियंस. ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट डायरेक्शंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. इन लीनियर मोशन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. इन एंगुलर मोशन आपको राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता है, थंब रूल. तो यू हैव टू इमेजिन दैट, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस r. So you have to stretch your right hand with fingers curl around. Fingers point in the direction of motion and thumb gives you direction of angular displacement. तो यहाँ पे displacement का direction होता है along the thumb. एक सेकेंड में कितना displacement हुआ, that is velocity, मतलब rate of change of displacement. ये होता है linear velocity मीटर पर सेकेंड. Rate of change of angular displacement d theta by dt is angular velocity, that is in radian per second. Dimensionally speaking, ये l raised to 1 है, ये l raised to 0 है, ये l raised to 1 t raised to -1 है, ये l raised to 0 t raised to -1 है. Then एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज होगा, that is nothing but dv by dt. Now it is measured in meter per second square. L1 t - 2. एक सेकेंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दैट इज डी ओमेगा बाय dt. तो दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब L0 t raised to -2. जैसे आपने लीनियर में काइनेमेटिक्स के इक्वेशन देखे थे, वैसे के वैसे यहाँ पे भी आते हैं. v इक्वल टू u प्लस at, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t. v square equal to u square plus 2as omega final square equal to omega initial square plus 2 alpha theta. Last equation था s equal to ut plus 1/2 at square. Here you also have s मतलब theta equal to ut मतलब omega initial t plus half alpha t square. और भी लिखना है तो और भी है, but that is okay, you need to know this much. उसके बाद सर्कुलर मोशन हम दो टाइप के सीखने वाले हैं. एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको आप यूसीएम बोलते हो. तो यूसीएम में पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. तो मोशन इज अलोंग द circumference with constant speed. मैंने constant velocity नहीं बोला, I am saying constant speed. Speed constant है, velocity का direction change होता है. At any point the direction of velocity is along the tangent. तो यहाँ पे velocity का direction हर एक point पे क्या है, tangent है. velocity का magnitude same है, लेकिन point to point direction is changing. तो डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द टैंजेंट. बट व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन. जब ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होना मतलब वहां पे एक्सेलरेशन होना. तो यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको आप बोलते हो रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इस रेडियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला बनते हैं. एक होता है v स्क्वायर बाई r, एक होता है r ओमेगा स्क्वायर, एक होता है v ओमेगा. क्या होता है, v ओमेगा, राइट. एंड रिमेंबर, यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल. तो उसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हो, उसको रेडियल भी बोलते हो. लेकिन रेडियस वेक्टर तुम डिफाइन करते हो फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस, और इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है. रेडियस वेक्टर यू डिफाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस, बट हियर
दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, इट इज फ्रॉम सर्कमफरेंस टू द, तो ये माइनस आर कैप के साथ आएगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो इट विल कम विद अ नेगेटिव आर कैप। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन इज अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बट विथ चेंजिंग स्पीड, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होना मतलब डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड इज चेंजिंग। तो जो अगला टाइप है वो है नॉन यूसीएम। तो you have second type non-uniform circular motion, non-UCM. Motion is along the circumference of circle but with varying speed. वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज हो रहा था क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन के साथ साथ अब स्पीड भी क्या है, चेंज होगा। देन इस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज सेंट्रीपिटल और रेडियल, और एक होता है टेंजेंशियल। Centripetal component is because of change in the direction of velocity and tangential is because of change in the speed. तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट एज यू कैन सी these are two acceleration which are basically starting from the same point. Since they are starting from the same point, रिजल्टेंट जाएगा along the diagonal। तो ये आ गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। गुड। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू विल फाइंड टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज टुवर्ड्स द सेंटर, अदर इज टुवर्ड्स द टैंजेंट, एंड रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये यहाँ तक। अब हमारा मेजर फोकस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, और जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। मैंने फोर्स क्यों बोला, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी देखा है कि व्हेन यू हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट हैज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। बट न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स होना चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो हमको ऑलरेडी पता है देयर इज एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक फोर्स भी होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, a force which is directed towards the center is known as centripetal force. The no big deal, आपको इसके इक्वेशन चाहिए, what is force mass into, हाँ तो आप लोगों ने तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन फाइंड करके ही रखा है ना, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर लो। हमने एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूला देखे थे, बी स्क्वायर बाय आर, आर कैप नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि सेंटर की तरफ है वो, ये था आर ओमेगा स्क्वायर, और एक था बी ओमेगा आर कैप। तो सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करोगे, एन से करोगे, ये बन गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स होता है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस सिर्फ है डायरेक्शन का। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड द सेंटर व्हाइल सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये रेडियस को अपोजिट डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर सेंटर से अवे था, रेडियस वेक्टर सेंटर से अवे था, सेंट्रीपिटल सर्कमफरेंस से अंदर की तरफ है। तो क्या आया यहाँ पे, माइनस आया। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अवे होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है, माइनस साइन, डन। एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ तक क्लियर। तो जब भी कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, होना ही चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो motion can be anything, it can be motion of a particle along circumference of circle, it can be motion of moon around earth, it can be motion of a vehicle which is on a curved road, curved horizontal road. So next topic is vehicle on a curved horizontal road. जाते जाते रास्ते पे एक टर्न आ गया,
सो रास्ते पे जाते जाते एक टर्न आ गया, और हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, क्योंकि ये सिटी के अंदर के रास्ते है, हाईवे नहीं है ये। तो जब सिटी के अंदर के रास्ते होते हैं ना, जब टर्न आता है तो आप रोड को ना ऊपर उठाते हो ना नीचे करते हो, वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है। वो नीचे ऊपर उठाना उसको बैंकिंग बोलते हैं, वो हाईवे पे होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक रोड था, सिर्फ टर्न आ गया, तो देर इज नो एलिवेशन। हमने रोड के इनर सरफेस को, आउटर सरफेस को कुछ भी नहीं किया, इट इज जस्ट अ कर्व्ड रोड। तो जैसे ही कर्वेचर आया, जो व्हीकल था, व्हीकल इज नाउ ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विच इज कर्व्ड, एंड बिकॉज ये कर्व्ड पार्ट है, तो कर्वेचर होना मतलब सर्कल का पार्ट होना। इसका मतलब जो व्हीकल था वो किस पे आ गया, अब एक सर्कुलर ट्रैक पे आ गया। सर्कुलर ट्रैक अगर आया तो कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है। और मान लो ये जो रोड था, क्योंकि रोड ये एक सर्कल का कर्वेचर है, सर्कल का पार्ट है, तो उसका रेडियस भी होगा। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस, उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसको बोल देंगे आर। आप जब एक रोड बनाते हो, उसको जब कर्व करते हो, तो उसका सेंटर कहीं तो होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हो। तो ये इसका सेंटर हो गया, दिस सेंटर सी। तो ये जो रोड है इसका कर्वेचर है, उसका सेंटर है सी, तो रेडियस कितना है, आर, रेडियस इज आर। नोटेशन आई डोंट रिमेम्बर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो होगा वो होगा। बट द आइडिया हियर इज, नाउ द व्हीकल इज ऑन अ कर्व्ड सर्कुलर रोड, सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक है तो नेसेसरी फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से आता है, राइट। आप बोलोगे स्टैटिक कैसे, गाड़ी तो मूविंग है। गाड़ी मूविंग है, लेकिन गाड़ी रोड पे मूविंग है, अंदर की तरफ नहीं आ रही है गाड़ी। जब आप टर्न लेते हो तो यू मेंटेन दैट पाथ, तुम्हारा गाड़ी स्किड नहीं हो रहा है अंदर सेंटर की तरफ, इसलिए हम बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, गाड़ी मूविंग, यस गाड़ी मूविंग है, बट गाड़ी इज मूविंग अलोंग द रोड, इट इज नॉट गोइंग इनसाइड द रोड। तो इनसाइड द रोड नहीं जा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कहाँ, अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ, बाहर की तरफ, तो बैलेंस हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और ये होता है न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन होता है mg, तो mv²/r इक्वल टू μs mg। m और m हो गया कैंसल, तो v² इक्वल टू μs rg, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs rg। This is the safe speed with which a vehicle can take turn without skidding। मतलब दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप टर्न ले सकते हो एक कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, इफ यू सी आर तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि रोड बना लिया तो बना लिया, अब आर नहीं चेंज हो सकता। वंस यू मेक अ रोड, आर इज फिक्स नाउ, जी इज एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कांस्टेंट। तो मतलब आप कंप्लीटली डिपेंड हो गए टर्न लेने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है वेदर टू वेदर। रेनी सीजन में थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। गाड़ी के टायर का सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर गाड़ी का टायर बहुत पुराना है, वियर एंड टियर हुआ है उसका, स्मूथ हो गया, तो भी दिक्कत है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट रियली सेफ, क्योंकि अगर आपको टर्न लेना है तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गलती से वहां पे ऑयल गिर गया हो रोड पे, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक टर्न सेफली। तो इसका सॉल्यूशन क्या फिर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो चाहिए। ये तो चलो सिटी के अंदर हम मैनेज भी कर लेंगे, हम थोड़ा सा स्पीड कम कर लेंगे, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हाईवेज पे जहाँ पे स्पीड्स हाई होते हैं, वहां पे यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसको आप बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, रोड के आउटर सरफेस को ऊपर उठा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस। फॉर एग्जांपल, इमेजिन ये रोड है, ये हॉरिजॉन्टल था, जैसे ही टर्न आया हाईवे पे, इसको ऊपर रेज कर लिया, तो आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू inner edge. This process is called as banking of roads, and the angle by which the outer surface is raised with respect to inner edge is called as angle of banking. तो अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आई एम जस्ट टीचिंग, जो भी मेरे को सीक्वेंस याद आ रहा है, कोई एक आध टॉपिक छूट गया तो देखते हैं बाद में। आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी लेफ्ट, बट ठीक है, जो याद आ रहा है आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर। तो बैंकिंग ऑफ रोड, इसका फायदा क्या हुआ, जब तक हमने बैंकिंग नहीं किया था, रोड था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोड था, उसके ऊपर एक व्हीकल है,
आपको पता है इस केस में weight of the vehicle is vertically downwards which is mg and normal reaction is vertically upwards. तो इस केस में mg को बैलेंस किया है नॉर्मल रिएक्शन ने। ये नॉर्मल अनबैंक्ड रोड है, इसमें हमने कोई बैंकिंग नहीं किया, लेकिन जैसे ही तुम बैंकिंग करोगे तो फोर्स के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये रोड था, अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ बैंकिंग कर लिया, रोड के आउटर सरफेस को रेज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस। अब इस पे हम एक व्हीकल दिखा देंगे, ये आ गया इस पे व्हीकल। गुड, व्हीकल इज कमिंग आउट बाय द वे, इट इज नॉट गोइंग हियर। ये रोड है, तुम सामने से देख रहे हो रोड को, तो गाड़ी तुम्हारे सामने से आ रहा है, तो व्हीकल इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। देन ये जो एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस इज थीटा। ये जो गाड़ी है, गाड़ी का जो वेट है mg, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये है वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। और नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता ही है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं आने वाला है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n। क्लियर है तक? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो लाइंस है और अगर उन दो लाइन में एंगल थीटा है, तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये देखो, ये एंगल थीटा था, यस बराबर। मैं एक काम करता हूँ, उसको लाइन नंबर 1 बोलता हूँ, उसको लाइन नंबर 2 बोलता हूँ। लाइन नंबर 1 और 2 में एंगल कितना है, थीटा। ये जो लाइन नंबर 3 है mg का, ये लाइन 1 को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन नंबर 2 है 4 है नॉर्मल रिएक्शन का, ये लाइन नंबर 2 को क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर लाइन 1 2 में एंगल थीटा है, तो 1 2 को जो दो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें भी एंगल थीटा ही होगा, तो एंगल, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ओके, दिस इज थीटा एंगल। ये mg है, तो ये mg का कॉस कंपोनेंट है, दिस इज mg cos थीटा। और mg cos को हमेशा mg sin होता है परपेंडिकुलर, ये आ गया mg sin थीटा यहाँ पे, बराबर। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो गए, मैं पहले बताया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस होना ही नहीं चाहिए। दिस इज mg sin थीटा, और यहाँ पे क्या है, n नॉर्मल रिएक्शन है। इज दिस क्लियर? पक्का? तो डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर वॉच ऑन दिस, क्योंकि डायग्राम गलत ड्रॉ की तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। तो ऐसा टोल्ड यू कि प्रॉब्लम चालू होगा यहाँ से, कहाँ पे तुम mg के कंपोनेंट्स करते हो, तुम कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करते हो, वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो हम बैंकिंग ऑफ रोड में mg के कंपोनेंट्स करते ही नहीं है। हम किस में करते हैं वो पता है आपको, याद है? आगे आएगा कॉनिकल पेंडुलम, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स किए जाते हैं, तो यू आर सपोज टू डू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? देखो लॉजिकली व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हुई। हम जब कर्वेचर बनाते हैं, उसको रोड को जब कर्व करोगे, बराबर, तो एम क्या था, एम था कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। मेरे पास एक गाड़ी है, रोड है, इस रोड को मैंने ऐसा कर दिया, ऊपर उठा लिया, तो इसका कर्वेचर का सेंटर, ये कर्व हो गया रोड, सेंटर कहाँ है, सेंटर इधर है, और बैंकिंग कहाँ है, बैंकिंग नीचे है। तो तुमको फोर्स कौन से डायरेक्शन में चाहिए, टुवर्ड सेंटर। यहाँ अगर मैं mg के कंपोनेंट्स अगर करता हूँ, तो mg साइन थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग। हमको चाहिए कहाँ था, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके कंपोनेंट्स करने नहीं होते, दैट इज द आइडिया। क्योंकि अगर इसके कंपोनेंट करोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक काम होगा। फिर हम देखते हैं अभी किसके कंपोनेंट करने हैं और कैसे करने हैं। तो किसके कंपोनेंट करने हैं, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करने हैं। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो यू हैव दिस एज नॉर्मल रिएक्शन। अब एक काम करता हूं, मैं जानबूझ के यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फॉर सम रीजन। ये कौन था, ये था नॉर्मल रिएक्शन n। ये थीटा है, तो ये क्या है, कौन सा थीटा है, विच इज थीटा, व्हाट इज थीटा,
एंगल थीटा कौन सा थीटा, विच एंगल इज, नहीं एन साइन थीटा एन कॉस थीटा ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो थीटा मैं कहाँ दिखाऊं, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज थीटा। हाँ चलो ठीक है, तो एंगल्स में भी कंफ्यूजन होगा, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके अब मुझे बताओ, वेयर शुड आई बी शोइंग थीटा, वर्टिकली अपोजिट, वेरी गुड। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एंगल क्या आएगा थीटा, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, वेरी गुड एक्सेलेंट, दैट इज द आइडिया हियर। तो ये आ गया n sin थीटा विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। एक आप बोलोगे कि n sin थीटा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दैट इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 आप बोलोगे n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू बाय r अपॉन mg, mm कैंसर, nn कैंसर, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो ये ऐसा सेम टू सेम इक्वेशन वापस एक बार आपको मिलेगा, तो याद रखना ये सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगा, सिर्फ उसका उस केस में ना गाड़ी है ना रोड है, ऑल टुगेदर टॉपिक ही डिफरेंट है, लेकिन वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ से मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसको आप बोलते हो मोस्ट सेफ स्पीड। इसको मोस्ट सेफ स्पीड बोलने के पीछे एक रीजन है। देखो पिछले केस में हम कंप्लीटली फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन की बात ही नहीं की, मतलब अगर फ्रिक्शन 0 भी होगा तो भी देयर इज सम स्पीड विथ विच यू कैन टेक टर्न सेफली। हमने कहाँ बोला फ्रिक्शन, लिया गया फ्रिक्शन, अभी लेंगे आगे जाके। तो अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल रोड है, टायर हमारी गाड़ी का पुराना है, रोड पे ऑयल है, तो स्टिल देयर इज नो फ्रिक्शन बट स्टिल यू कैन टेक टर्न ओनली बिकॉज ऑफ दिस एंगल थीटा। अगर आप इस एंगल को 0 कर दिए, मतलब अनबैंक्ड रोड, व्हाट इज tan 0 0, खत्म, tan 0 0 गया, सेफ स्पीड है ही नहीं दिन। तो रिमेंबर ये जो डेरिवेशन है इसके पीछे का आइडिया, कंफ्यूजन होगा, तीन इक्वेशन बनते हैं स्पीड के, एक है ये मोस्ट सेफ स्पीड, एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। तो कंफ्यूजन का केस ही नहीं है। जब आप पहले तो बोलते हो कि हमको यहाँ पे टर्न लेना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, फ्रिक्शनल फोर्स से आया, तो एक इक्वेशन बन गया। फिर ध्यान में आया कि हम तो कम्प्लीटली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर टर्न लेते ही नहीं आएगा। तो हमने क्या सोचा कि रोड को ऊपर करके देखो, बैंक करके देखो, बैंक करके देखो, और फिलहाल फ्रिक्शन कंसिडर मत करो। तो हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो विदाउट फ्रिक्शन भी देयर इज सम स्पीड विथ विच यू कैन टेक टर्न सेफली। अब इसके आते हैं दो लिमिट्स, एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। बाय द वे इससे आपको थीटा भी मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना होगा, तो यहां से आपको एंगल ऑफ बैंकिंग भी मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। देन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ। लोअर लिमिट का मतलब ये होता है कि हम जब टर्न लेंगे कर्व्ड बैंक्ड रोड पे, सर्कुलर ट्रैक है, बैंकिंग भी हुआ है, हम टर्न ले रहे हैं, और अगर हमने स्पीड कम कर दी गाड़ी की, तो दो केसेस है। अगर तुम स्पीड कम कर रहे हो तो तुम बैंकिंग के पॉइंट की तरफ स्किड होने लग जाओगे, योर व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग इनवर्ड्स। रोड पे टर्न लेते लेते इट विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स, अगर ज्यादा स्पीड बढ़ा दी इट विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड्स कब होगा, जब स्पीड बहुत कम हो गया। स्पीड जब बहुत कम हुआ क्योंकि बैंकिंग था, तो इमेजिन करके देखो ना, इसमें डिफिकल्ट क्या है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। गाड़ी थी, रोड पे जा रही थी, बैंकिंग है, मैंने स्पीड कम कर दिया तो कहाँ गया, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग। स्पीड बढ़ा दिया तो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड्स।
तो हम जब लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू ऑफ स्पीड up to which we will not skid inside. What is the lower limit? What is the minimum speed with which we can take a turn without skidding inwards? तो जब गाड़ी अंदर की तरफ स्किड होने लगती है तो फ्रिक्शन बचाता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट होता है। गाड़ी अंदर की तरफ स्किड होने लगा तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ है। तो लोअर लिमिट जब आप फाइंड करते हो ना, तो आइडिया सिर्फ एकदम क्लियर रखो। लोअर लिमिट मतलब स्पीड का मिनिमम वैल्यू। स्पीड का मिनिमम वैल्यू पहले तो गाड़ी दिखाना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट भी दिखाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए mg है, ये कंपलसरी है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कंपलसरी, यू हैव टू शो। इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n, दिस इज mg। ये थीटा है, ये भी थीटा है। फाइन। अब अगर मैं स्पीड कम कर देता हूं, गाड़ी का स्पीड हमने कम कर दिया, द व्हीकल शुड स्टार्ट स्किडिंग, राइट? इट शुड स्टार्ट गोइंग इनवर्ड्स। लेकिन इसको बैलेंस कौन करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है बाहर की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हियर Fs। क्लियर? अभी कंपोनेंट्स बताओ, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स तो अब तुमको बताते आने चाहिए। n cos थीटा, देन थोड़ा सा यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट। नहीं, चलो एक मिनट। जितना पता है पहले उतना तो देख लो। ये थीटा है, ये थीटा है, ये n cos थीटा है। यहाँ पे n sin थीटा है, ये तो पता ही है। दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज n sin थीटा। वेक्टर्स आर फ्लेक्सिबल। आप चाहो उसको जहां मूव कर दो, उसको यहां रख दो। फिलहाल टेम्पररी रख सकते हैं क्या? यस। क्यों रखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके एंगल देखना था। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये Fs cos थीटा है, और Fs sin थीटा जाएगा ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे आएगा Fs sin थीटा, Fs sin थीटा। क्लियर? यहाँ तक इसका रोल नहीं है। डन। बराबर। तो गाड़ी नीचे स्किड हो रहा था, नीचे मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग। किसने बचा लिया? फ्रिक्शनल फोर्स ने। वो कहाँ है? ऊपर है। फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, Fs cos जो n sin को अपोजिट है, और एक है Fs sin जो n cos के डायरेक्शन में है। तो n cos और Fs sin ने मिलके किसको बैलेंस किया? mg को। इक्वेशन नंबर 1। तो n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा इक्वल टू mg। हमारा अल्टीमेट एम है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमको पता होना ही चाहिए। तो अल्टीमेट एम है सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना। कहीं से तो आएगा। ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। कभी भी याद रखना, जब तुम ऊपर जाते हो तो नेट फोर्स कहाँ है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो क्या लिखते हो? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। नीचे आते हो तो नेट फोर्स इज डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड फोर्स माइनस। यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने ही वाला है। तो नेट फोर्स कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर है। तो n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा, दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या प्रोवाइड कर देगा? तो n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ नोटेशन में चेंज करता हूं, मैं इसको v1 बोलता हूं क्योंकि v हमने पहले ही यूज कर लिया था मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। अभी हम लोअर लिमिट फाइंड कर रहे हैं, दोनों वैल्यू तो सेम है नहीं। वो मोस्ट सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन है, ये मिनिमम वैल्यू है स्पीड का, तो दोनों वैल्यू अलग है, राइट? दैट इज वाई मैं इसको क्या बोलूंगा? v1। आपको कन्वीनियंट हो तो vl बोल दो, क्योंकि हम लोअर लिमिट फाइंड कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। vl बोल दोगे तो याद रहेगा। वापस से इन दोनों को डिवाइड कर दो। जिसमें साइन होता है ना उसको न्यूमरेटर में रखना, जिसमें कॉस होता है उसको डिनोमिनेटर में रखना। नॉर्मल रिएक्शन वही किया था। देखो हमने क्या किया था? n sin अपॉन n cos, n sin अपॉन n cos। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इक्वल टू
इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, हाँ डिवाइड भी होगा अभी, तो यू विल हैव डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, n cos theta, okay, so you have n cos theta plus fs sin theta equal to mg, cancel and cancel. अब n sin माइनस fs cos, यहां से ना एक काम करना, यहां से n cos को कॉमन निकाल लेना, ऑलवेज टेक आउट n cos, क्योंकि हमको आंसर चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। अगर मैं साइन को कॉमन निकालता तो कॉट बन जाएगा, क्योंकि साइन निकालूंगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट आएगा। तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉस को कॉमन निकालना है, एन को भी कॉमन निकालो साथ में। तो क्या हुआ, यहां से एन तो आ गया, कॉस आ गया नहीं था, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस एफ एस। हाँ ठीक ठीक ठीक, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी दो मेथड्स है। या तो तुम पहले एफ एस को म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख लो, या तो तुम अगर एन कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एस अपॉन एन, ये होता है म्यू। हाँ तो आपके ऊपर है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए एक काम करो, पहले ही यहाँ पे एफ एस के ऊपर लिख दो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि व्हाट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे आएगा म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एन कॉस, दोनों से, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, पहले ही कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। यहां से एन कॉस कॉमन निकला, एन तो था, कॉस था क्या, नहीं, तो साइन अपॉन कॉस माइनस म्यू एस, क्योंकि यहां से एन कॉस निकल गया तो क्या बचा, म्यू एस अपॉन, नीचे भी सेम सिचुएशन है, एन कॉस तुमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, वन प्लस एन तो गया, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू एम तो हो गया कैंसल, तो वी वन स्क्वायर बाई आर जी। गुड, एन कॉस कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई आर जी। तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये आ गया लोअर लिमिट। सिमिलरली अपर लिमिट के लिए सिर्फ ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो सिमिलरली अपर लिमिट के लिए सिर्फ फोर्सेस के डायरेक्शन चेंज होते हैं। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड तुमने बढ़ा दी तो गाड़ी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग स्किड नहीं होता है, ऊपर स्किड होता है ज्यादा हाई स्पीड पे, इट मूव्स टुवर्ड्स इंक्लिनेशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ जाता है, नीचे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट होता है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ आता है, नीचे की तरफ। तो वो कंपोनेंट्स जो है ना, वो कंपोनेंट चेंज होंगे, दैट आई थिंक यू शुड डू, वो आप खुद से करना, इतना हमारे पास रिवीजन में टाइम नहीं है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। तो ये आ जाएगा आपके पास V2 इज अपर लिमिट, ओनली चेंज इज डन, बाकी सब सेम। और अगर फ्रिक्शन 0 हो गया तो यू विल बी बैक टू दैट फॉर्मूला विदाउट फ्रिक्शन, Vs इक्वल टू, करके देखो, इफ यू पुट फ्रिक्शन इक्वल टू 0, म्यू एस 0, तो tan थीटा माइनस 0 इज tan थीटा, नीचे 1 प्लस 0 इज 1, tan थीटा बाय 1 इज tan थीटा, तो रूट ऑफ आर जी tan थीटा, अगर एंगल 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, if you put theta equal to 0, let us put theta equal to 0,
tan 0 is 0 बराबर, म्यू एस 1 माइनस 0 तो म्यू एस अपॉन 1, तो अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। क्लियर यहां तक? देन इसके बाद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इसके बाद था वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ, है ना, एक ही बात है। वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, दोनों ही नाम है उसके। तो नेक्स्ट टॉपिक था वेल और वॉल ऑफ डेथ। तो व्हाट यू हैव इज, ये आपने देखा भी होगा बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे जब जतरा लगती है तो उसमें होता ही है ये वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ। तो यू हैव अ सिलेंड्रिकल वॉल, इसमें एक गाड़ी है विच विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो अ व्हीकल कीप्स ऑन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। हमको फाइंड करना है इसके, इसमें टास्क क्या है, इसमें टास्क है व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, क्योंकि अगर स्पीड कम हुआ तो सेम चीज होगी, स्पीड कम होगा तो नीचे नीचे ज्यादा जाएगा, और स्पीड अगर ज्यादा हो तो वो ऊपर जाएगा। तो रिमेंबर अगर स्पीड कम हुआ तो सर्कुलर मोशन की जगह पे नीचे स्पाइरल होगा, और स्पीड ज्यादा हो तो ऊपर जाएगा। तो हमारा टास्क यहाँ पे भी वही है, टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच द स्टंटमैन शुड परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे भी सारे का सारा चीज वही है, फोर्सेस के कंपोनेंट्स। हमारे पास एक व्हीकल है विच इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इन दिस वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ में चलो ठीक है, यहाँ पे वॉल ऑफ डेथ में इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रेडियस आर, मैं रेडियस इसका मान लेता हूँ आर, ये सेंटर है, रेडियस इज आर। हमको देखना है फोर्सेस। एक फोर्स है वेट ऑफ द व्हीकल विच इज डाउनवर्ड्स mg, ये वेट की वजह से नीचे गिरना चाहिए था, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टायर और वॉल में कांटेक्ट है वहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होता है मोशन को अपोजिट, तो mg को अपोजिट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करता है। और एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस को ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा उसको नॉर्मल, इसलिए तो नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। अभी तुम बेंच पे बैठे हो तो योर वेट इज डाउनवर्ड और रिएक्शन इज, तो जिस बेंच पे तुम बैठे हो उसको रिएक्शन क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो जो ये वॉल ऑफ डेथ में जो गाड़ी था, इमेजिनेशन तो लगने वाला है आप लोगों को, अगर इमेजिन नहीं करोगे तो डिफिकल्ट होगा। ये ऐसा वॉल ऑफ डेथ था, यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल इस सरफेस को कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा, कहाँ जाएगा, मेरी तरफ जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो भी सरफेस को ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो उसको सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ कर देना। ये सरफेस था जहां पे व्हीकल कांटेक्ट में है, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मिल गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। दिख ही रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बराबर। और हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन। बट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, mg। तो mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। व्हाट इज एन, mm। तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन म्यू एस, बराबर लिखा मैंने। वो v स्क्वायर वहां था, इसको यहाँ लाया, तो लेस देन को ग्रेटर देन करना पड़ेगा, सही है, नथिंग इज रॉन्ग हियर। तो जब मैं यहाँ पे रूट लेता हूँ तो v इज मिनिमम, v मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ अंडर, हाँ बराबर। अब v मिनिमम क्यों लिखा, और तुम पहले बोल रहे हो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कम से कम इतना वैल्यू चाहिए v स्क्वायर। तो रूट लोगे तो क्या बोलोगे, मिनिमम, क्योंकि ये लोअर बाउंड है ना,
ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, इससे ज्यादा। हाँ तो जब रूट लोगे तो क्या बोलोगे, मिनिमम है। उल्टा होता, लेस देन होता तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो ये मिनिमम स्पीड है, इतना मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल टू परफॉर्म दिस स्टंट इनसाइड वॉल ऑफ डेथ इज अंडर रूट ऑफ RG अपॉन म्यू एस। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आई थिंक वॉज कोनिकल पेंडुलम, बराबर है क्या। हाँ इसके बाद कोनिकल पेंडुलम है। इसके बाद था कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम क्या है, पेंडुलम ही है, सिर्फ सिर्फ हमने किया क्या, देखो दिस अ वेरी बेसिक थिंग। पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है, उसके नीचे एक बॉब होता है। बॉब इज अ हेवी मेटालिक बॉल। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हम लोग इसको डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं। जब डिस्प्लेस करके तुम रिलीज कर दोगे तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर हमने इसको डिस्प्लेस करके रिलीज नहीं किया, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग, अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का दे दिया, पुश कर दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ओके, तो याद रखना व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस इज, हमारे पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, नीचे यहाँ पे एक बॉब है। तो ये पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करके इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट, रिलीज करने की जगह पे हमने इसको एक पुश कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। याद रखो काम का है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नॉर्मली यूसीएम होता है, क्या होता है ये। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और एक चीज होता है कि हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कांस्टेंट। जब हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। दो तीन चीजें याद रखना। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसमें हाइट, क्योंकि सपोज ये ग्राउंड लेवल है, तो पेंडुलम का बॉब कहीं पे भी हो, हाइट इज कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। और अगर ये यूसीएम है, यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, जिसमें लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है। लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। वो VCM है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ये UCM का टाइप है, अनलेस उन्होंने बोला हो। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं दैट द स्पीड इज आल्सो चेंजिंग, बट नॉर्मली इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इमेजिन यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट था, ये जो एंगल बनता है इधर, इसको बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल का आधा है। अगर मैं पूरा लेता तो वर्टिकल बोलता, उसका आधा लिया तो क्या बोलेंगे, सेमी वर्टिकल। अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, बी पोजीशन पे, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, ये ए पोजीशन जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बी पोजीशन डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में इस बॉब के ऊपर या पेंडुलम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। एक है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं जानबूझ के इस लाइन को बड़ा दिखाया मैंने, ये आ गया mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक होता है टेंशन फोर्स विच इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये टेंशन फोर्स है, ये टाइम पीरियड नहीं है। तो टाइम पीरियड भी निकालना है, कंफ्यूज मत कर लेना खुद को। ये टेंशन फोर्स है, कैपिटल T टेंशन, कैपिटल T टाइम पीरियड, तो हो जाता है कंफ्यूजन। दिस इज टेंशन फोर्स विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये T cos थीटा, और यहाँ पे आएगा T sin थीटा। तो T sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर होने का मतलब क्या है, क्या कर रहा है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और रेडियस कितना है r। यहाँ तक क्लियर। तो एज यू कैन सी T sin theta is pointing towards the center, hence it is providing mv square by r, and T cos theta is equal to mg, it is balancing the weight of the bob. If you divide both of this, you get T sin theta upon T cos theta equal to mv square by r upon mg। mm हो गया कैंसल, v square by sin by cos is, और ये हो गया कैंसल, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई, मैंने बोला था आपको वापस एक बार सेम आएगा,
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमेशा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी होता है। सिर्फ एक केस उल्टा है, वो है फनेल का केस। एक फनेल है, वो कॉनिकल पेंडुलम का उल्टा केस है। यहाँ पे कोन बना, वहां पे उल्टा कोन बनता है, तो वहां पे इक्वेशन उल्टा होता है। tan थीटा इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर बनता है। बस इतना ही है, तो हो गया आपका सीईटी जेई नीट स्टेट बोर्ड। दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। तुम अगर याद रखने का तरीका नहीं समझोगे तो फिर डिफिकल्टी जाएगा। सर्कुलर ट्रैक के केस में, बैंक्ड रोड के केस में, और कॉनिकल पेंडुलम के केस में वी स्क्वायर बाय आर जी। फनल के केस में उल्टा, क्योंकि वहां फोर्स के कंपोनेंट्स उल्टे होते हैं। वहां टेंशन तो है नहीं, क्योंकि वहां स्ट्रिंग नहीं है। फनल के अंदर बॉल को छोड़ दिया आपने, तो वहां टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है। देन अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, हमारा एम है टू फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। वन इज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, वन इज टू फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेलोसिटी तो मिल ही गया यहाँ से, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब टेंशन फाइंड करना या टाइम पीरियड फाइंड करना, उसका दो तीन अप्रोच है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो एक तो नहीं है, देयर आर मोर देन 2 अप्रोचेस। तो फिर अभी आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ विल यू गो अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाट इज टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। या तो ऐसा बोल दो, बात वही आ गई। टाइम पीरियड को मैं क्या बोलूंगा? टी डैश। या तो आप बोल दो टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो या तो तुम बोल दो कि टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एक अप्रोच। या तुम बोल दो कि टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। बट यू नो सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, तो 2 पाई बाय v बाई आर, तो 2 पाई आर बाय v। तो टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना होता है? सरकमफरेंस। व्हाट इज सरकमफरेंस? हाँ, तो 2 पाई आर आया क्या ऊपर? और स्पीड कितना है? अभी आप तो दिखवाया वही 2 पाई आर बाय वी। तो या तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीड यूज कर लो, या तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लो। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, ये आपके ऊपर ही है। नाउ वी तो हमने फाइंड करके रखा कि नहीं? तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय वी, वी इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू 2 पाई, ये आर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा, आर जी टैन थीटा, एक आर कैंसल, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये एक इक्वेशन है, सही इक्वेशन है, कुछ गलत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट, तो ये भी सही है। आर था रेडियस, ये है थीटा, ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बराबर। ये लेंथ है, तो ये भी तो लेंथ ही है, फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा विल बी आर अपॉन एल, तो दिस इज आर इक्वल टू एल साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टाइम पीरियड टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी टैन थीटा। लेकिन टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा कैंसल, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल cos थीटा बाई जी। ये और एक इक्वेशन बन गया। अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, बताओ, cos theta is approximately equal to 1, sin theta is theta but cos theta is 1, so time period t dash is 2 pi under root of L by g। ये आ गए आपके पास सारे इक्वेशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। यहाँ तक क्लियर? अब फाइंड करना है टेंशन, क्योंकि मैंने बोला 2 ही टास्क है, एक तो 3 थे। स्पीड तो पहले ही मिल गया था, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। टाइम पीरियड के 3 इक्वेशन मिल गया, बच गया टेंशन। अब ये टेंशन के लिए क्या करेंगे? ये जो 2 इक्वेशन है ना, स्क्वायर एंड ऐड। क्यों स्क्वायर एंड ऐड? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? हाँ, तो इसको स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो काम आसान हो जाएगा। स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? टी साइन थीटा था,
तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा था एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1। यहां से तुम एम स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो एम स्क्वायर कॉमन, निकाल लो, इसको देखते हैं बाद में। या तो एम जी को ही कॉमन निकालना है मेरे को, क्योंकि एम जी को कॉमन निकाला मैंने तो यस। देखो व्हाट आई विल डू इज, ये जो वी स्क्वायर ना, वी स्क्वायर है हमारे पास कहीं, तो देखो वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर क्या है, आर जी टैन थीटा है, बराबर। वी स्क्वायर आर जी टैन थीटा, तो मैं अगर यहाँ पे आर जी टैन थीटा लिखता हूँ, आर जी टैन थीटा लिखता हूँ, तो मुझे मिलेगा एम आर जी टैन थीटा अपॉन आर, इसका स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, आर और आर कैंसल, तो टी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ये क्या हो गया 1। अब निकाल लो तुम कॉमन, क्या कॉमन निकालोगे, एम जी का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, और अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सही है, नथिंग इज रॉन्ग, ये भी बाहर निकाल लो, नहीं वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सही है। आपके नोट्स में यही लिखा है, इसे थोड़ा सोचना पड़ता है ना। देखो ये जो L है, ये भी L है, ये भी L है, सिर्फ इसको मैं नाम चेंज करके बोल दूंगा H, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, क्या बोलते हैं, व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन अपोजिट क्या है R, एडजेसेंट क्या है, तो ये tan थीटा क्या आएगा R बाय H, तो फिर tan स्क्वायर क्या आएगा R बाय H का स्क्वायर प्लस 1, यही होगा 100%, यही इक्वेशन होगा है। और डायमेंशनली भी चेक कर लो, टेंशन तो फोर्स है, ये टेंशन है, ये फोर्स है, फोर्स क्या होता है mg होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डायमेंशन लेस, तो नंबर आ गया, r अपॉन h क्या है, नंबर है। वैसे tan थीटा नंबर ही तो था, तो नंबर का स्क्वायर नंबर, नंबर प्लस नंबर नंबर, नंबर अपॉन नंबर नंबर, नंबर का स्क्वायर नंबर प्लस 1 नंबर, रूट ऑफ नंबर इज नंबर, तो डायमेंशनली क्या है ना mg है, बराबर। गलती है इधर, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर टर्म्स है, इधर मैंने रूट कर लिया, तो रूट कर लिया तो यहाँ का स्क्वायर कौन हटाएगा फिर, हाँ, तो अब करेक्ट है। तो रूट था क्या वहां पे, नहीं यहाँ पे है, यस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया आपके पास टी इक्वल टू एम जी अंडर रूट ऑफ आर बाई एच स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहाँ तक। अब एक लास्ट VCM, वो ज्यादा इजी केस है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आई टोल्ड यू एक घंटे में आधा चैप्टर खत्म होता है, तो 16 चैप्टर मतलब 32 आवर्स, तो फिजिक्स का कोर्स 32 आवर्स का इन टोटल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM, एवरेज बोल रहा हूँ मैंने, तो बोलोगे 32 आवर्स में होना चाहिए, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज कहीं कहीं पर टाइम लगता है, कहीं कहीं टाइम और भी कम लगता है। तो यहाँ पे ये जो केस है ना, दिस इज द केस ऑफ अ स्ट्रिंग एंड अ बॉल, तो यू हैव दिस बॉल अटैच टू अ स्ट्रिंग, और फिर आप कर क्या रहे हो, आप इसको सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हो। ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल है, तो याद रखना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंजेस, तो हाइट होगा चेंज। तो अभी समझ लेना, ये सर्कल है, दिख नहीं रहा मुझे पता है, बट अभी क्या करेंगे, वी आर नॉट इनटू ड्राइंग, तो एनीवेज आई विल ट्राई इट, दिखा तो दिखा, समझ लेना, ठीक है। एनीवेज गुड, तो यू हैव अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या करेंगे भाई, आई कैन नॉट वे कीप ऑन वेस्टिंग, वन लास्ट अटेम्प्ट अदरवाइज डन, तो चलो ठीक है, आई विल डू अनदर थिंग, कोई बात नहीं, ये क्या है, फाइनली समवॉट लाइक अ सर्कल, तो ठीक है, अब ऐसा कर देंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग पे बॉल था, एंड वी आर मेकिंग इट मूव इन सर्कुलर मोशन, बट दिस टाइम इन वर्टिकल सर्कल्स।
तो ये अलग अलग पॉइंट से पास होगा। ये बी पॉइंट है विच इज लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, ये ऊपर ए पॉइंट है विच इज हाईएस्ट पॉइंट, ये सी पॉइंट है विच इज मिड पॉइंट। हमारा टास्क एक ही है यहाँ पे, तीनों जगह पे फोर्सेस फाइंड करो, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस फाइंड करो और स्पीड फाइंड करो। So supposed to find out what is speed at point A, highest at point B, lowest and at midpoint C. तो ऐसा है केस। This is the case that you will have. अब कभी भी याद रखना, you have to always start from the highest position for a very simple reason. क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन में इसको सेट करते हो वर्टिकल में, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज पड़ गया, इसको बोलते हैं स्लैक होना, मतलब टेंशन जीरो होना, तो ये मोशन अब सर्कुलर रहेगा नहीं, ये हो जाएगा लीनियर मोशन और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आके नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हमको स्पीड का लिमिट मतलब लोअर लिमिट मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। मतलब हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं कि टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि जीरो हुआ तो फिर सर्कुलर मोशन रहेगा नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आके नीचे गिर जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा सर्कुलर की जगह पे, राइट। तो टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, हम टेंशन के लिए जीरो करके देखते हैं, और जो भी v का हमको इक्वेशन मिलता है हम बोल देते हैं ये मिनिमम वेलोसिटी है एट द हाईएस्ट पॉइंट। इससे कम हुआ तो टेंशन जीरो, तो द ऑब्जेक्ट विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट ऑलवेज, दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट एट पॉइंट ए। अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है? एक तो mg तो है ही, टेंशन भी नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि आपने स्ट्रिंग को टाई कहाँ किया है? सेंटर पे, और टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऑलवेज टेंशन एट पॉइंट ए TA, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट ए VA। तो यहाँ पे दो फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर है, वो दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो TA प्लस mg इक्वल टू mVA स्क्वायर बाई R, बराबर। तो TA अगर जीरो हो गया, होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर TA अगर जीरो हो जाता है तो टेंशन जीरो हो गया, मतलब स्ट्रिंग हो गया स्लैक, इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन। तो हमको TA की वैल्यू जीरो डाल के लिमिट मिल जाएगा किसका? स्पीड का। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड? तो मिनिमम स्पीड निकालने के लिए TA क्या करोगे? जीरो। तो क्या बन जाएगा? जीरो प्लस mg इक्वल टू mVA स्क्वायर बाई R, mm कैंसल, तो VA स्क्वायर इक्वल टू RG, तो VA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG। ये मिल गया आपको लोअर लिमिट। दिस इज द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, इससे कम नहीं हो सकता हाईएस्ट पॉइंट पे, बराबर। अब बाकी सब जगह पे इससे ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन है, नीचे बी पे सबसे ज्यादा होगा, फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम आ गया, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर कम होगा, कम होगा, तो ए पे मिनिमम और बी पे मैक्सिमम। अब अगर आपको किसी भी और पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है, कहीं पे भी फाइंड करना हो, तो याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक कंजर्व नहीं है, क्योंकि बी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि मैं इसको ग्राउंड मान रहा हूँ, ग्राउंड लेवल मान रहा हूँ। ग्राउंड मान रहे हो तो हाइट जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और सबसे ऊपर ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, बराबर। तो एक काम करना, किसी भी और पॉइंट पे तुमको अगर स्पीड फाइंड करना हो तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगा देना। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। This is kinetic energy at point A plus potential energy at point A equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. This is half mVA square plus mgh. Height of A point is 2 times of radius. क्योंकि ये R और ये भी R, तो R plus R डायमीटर है ना, ये ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है? 2R, तो R plus R 2R। Kinetic energy at point B is half mVB square plus 0, क्योंकि B पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड इज 0। हाफ mVA स्क्वायर था RG, अभी फाइंड किया ना तुमने, VA स्क्वायर कितना है? RG, और mg ये कितना है? 2R है, इक्वल टू हाफ mVB स्क्वायर।
हाफ आर जी और 2 ऐड कर दिया तो 2.5 मतलब 5/2, आधा और 2 तो 2.5, तो 5/2 mRg इक्वल टू हाफ m, और ये यहाँ पे ये तो फाइंड ही करना है हमको, वी भी फाइंड करना है, m और m हो गया कैंसल, 2 और 2 हो गया कैंसल, तो वी भी कितना हो गया √5 5rg। क्लियर। अब पॉइंट सी के लिए भी सेम ही अप्रोच है, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन देखो अब ऐसा है, थोड़ा सा तुमको सोचते रहना पड़ेगा कि हमारा काम कम कैसे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी 2 पॉइंट पे एनर्जी क्या है, कॉन्जर्व्ड है, टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। तो मैं टोटल एनर्जी एट सी फाइंड करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, और टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। तो इजी क्या है, बी इजी है लेना, क्यों, अब पोटेंशियल 0 है, तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा। उधर पोटेंशियल 0 था क्या, काइनेटिक 0 था क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या 0 है, तो दो में से एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी आपको, तो काम आसान है। और हाइट कितना है सी पॉइंट का, रेडियस, जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये कितना है आर। तो एट पॉइंट सी, at point C you will have total energy at point C equal to total energy at point B. So because of conservation, total energy at point C equal to total energy at point B. ये आ गया हाफ mvc स्क्वायर प्लस mgHc. Total energy at B is only kinetic, half mvv square. तो हाफ mvc स्क्वायर प्लस mgr 1/2 m 5rg बराबर, हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू 5/2 mrg, बराबर ना, 5/2 बराबर है, नॉट टू वरी अबाउट, 5/2 mrg माइनस mrg, क्योंकि इसको क्या कर दिया, 2.5 में से 1 माइनस कर दिया, 3/2 1.5, तो हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू 3/2 mrg mm, हाफ, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 3rg, तो vc इक्वल टू √, क्लियर। तो अभी सिर्फ एक टॉपिक है, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव ब्रिज, जो भी होगा वो, हाँ, वो बहुत सिंपल सा केस है। तो दैट इज द एंड ऑफ सर्कुलर मोशन। कल हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन।